कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हमने संविधान सभा पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने भारतीय संघ के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था। भारतीय संघ पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। और इसके बाद नागरिकता भी पढ़ने थे, तो उसके बाद हमारा मूल अध्याय चैप्टर था। लेकिन हम पहले मूल अधिकार पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, भारतीय संघ और नागरिकता के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। हम लोग संविधान सभा में देखे थे कि 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन फिर परिवर्तन होते गए और धीरे धीरे आज 470 अनुच्छेद हो गए। ये लास्ट काउंटिंग अगर करेंगे तो 395 है, लेकिन ये क्या हो गए हैं, डिवाइड होकर 470 या 71 इस समय अनुच्छेद हो गए हैं, मतलब पार्ट में हो गए हैं। लेकिन लास्ट नंबर अगर देखेंगे तो 395 है। उसी प्रकार जो हमारे भाग हैं वो 22 ही भाग हैं, परंतु 22 भाग में भी थोड़ा डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें तीन हम भाग को जोड़ दिए। एक 4 भाग को जोड़े, एक को निरस्त करके 4 भाग को जोड़ दिए, जिसके बाद 21 हुआ, 4 जोड़ा गया तो 25 हो गया। ठीक है। लेकिन लास्ट नंबर अगर इसमें भी देखेंगे तो 22 ही है, लेकिन उसमें पार्ट करके जोड़ा गया है। उसी प्रकार 8 अनुसूचियाँ थी, इसको 12 अनुसूचियाँ कर दिए गए, इसका कोई पार्ट नहीं किया गया, ये अलग अलग ही हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो हम लोग देखे थे कि जो पहला हमने भाग देखा था, भाग में देखा था भारतीय संघ के बारे में देखा था, और इसके बाद दूसरी भाग में देखे थे तो हम लोग नागरिकता के बारे में देखे थे। जो तीसरा भाग है हमारा वो मूल अधिकार से संबंधित है। जो तीसरा मूल अधिकार से संबंधित है, मूल अधिकार तीसरे नंबर पर रखा गया है, क्योंकि भारतीय संघ के बारे में पहले जानना आवश्यक था। इसके बाद जो व्यक्ति रहते हैं उनकी नागरिकता कहाँ से है, नागरिकता कहाँ की है, वो लोग कैसे हैं, इसके बारे में जानना आवश्यक है, इसलिए उनको दूसरे भाग में रख दिया गया। तीसरा भाग में मूल अधिकार को रखा गया। मूल अधिकार को तीसरे भाग में इसलिए रखा गया कि व्यक्ति जब भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो उनको कुछ अधिकार चाहिए, इस कारणवश क्या कर दिया गया, मूल अधिकार को तीसरे भाग में रखा गया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व इसमें क्या होना चाहिए, तो मूल अधिकार पहले ही माना गया। ठीक है। तो आइए हम लोग मूल अधिकार के बारे में देखते हैं। मूल अधिकार हमारे जो संविधान में है भाग 3 में है। कौन से? आइए अब यहाँ से लिखना है। ठीक। मूल अधिकार हमारे कौन से भाग में है? भाग तीसरे में वर्णित किया गया। मूल अधिकार को भाग 3 में, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, मगर डिवाइड करके 25 भाग हैं। उसमें कौन से भाग 3 में मूल अधिकार को वर्णित किया गया है। इसमें जो अनुच्छेद वर्णित है वो कितने? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद कितने हैं? 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में वर्णित है। ठीक है। तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है। मूल अधिकार के बारे में आगे। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक प्रकार का अधिकार पत्र होता है। मैग्ना कार्टा का अगर हिंदी अनुवाद किया जाए तो उसका अर्थ होता है मैग्ना कार्टा का अधिकार पत्र। सर्वप्रथम 1215 या 16 में इंग्लैंड के राजा, उस समय किंग जॉन नाम के एक राजा थे, उन्होंने क्या किया था, सामंतों के दबाव में आकर यह अधिकार पत्र सबसे पहले वहां के नागरिकों के लिए जारी किया था। तब सर्वप्रथम वो अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। फिर उसी के बाद जब भारत में मूल अधिकार बना तो डॉक्टर के एम मुंशी जी ने क्या किया, क्या कहा, भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का
भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा का मतलब भारत के नागरिकों को दिए जाने वाला जो अधिकार है उसका पत्र है, उसे क्या कहा गया? भारत का मैग्ना कार्टा। कौन कहा? के.एम. मुंशी जी ने कहा। ठीक। आइए हम लोग देखते हैं मूल अधिकार को आखिर मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। सबसे पहली बात प्रश्न तो यही आता है, हम इसके अनुच्छेद के बारे में देखेंगे, लेकिन मूल अधिकार को मूल ही क्यों कहा गया? बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे हमारे विधिक अधिकार हैं, गैर संवैधानिक अधिकार है, गैर संविधिक अधिकार है, लौकिक अधिकार है। तो हम इसे मूल अधिकार को मूल ही क्यों कहा गया, इसके बारे में देखते हैं। मूल अधिकार को मूल इसलिए कहा गया क्योंकि इसे न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय द्वारा संरक्षण मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा इसको क्या मूल अधिकार को संरक्षण प्राप्त है, अर्थात अगर इसको संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसकी मूल भावना को नहीं परिवर्तित किया जा सकता। परिवर्तित कर सकते हैं परंतु इसकी जो मूल भावना है, जो मूल विशेषता है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस कारणवश इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तित यदि किया जाएगा और यदि मूल अधिकारों को उल्लंघन है तो न्यायालय में हम सीधे जाकर इसकी संरक्षण की मांग कर सकते हैं। इस कारणवश इसे क्या कहा गया? मूल अधिकार को मूल कहा गया। दूसरा, मूल अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा गया, इसका दूसरा जो अर्थ है कि इससे नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास होता है। मूल अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि इससे नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास होता है, जैसे भौतिक हो गया, बौद्धिक हो गया, नैतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, ये सभी प्रकार के चौमुखी विकास जो होता है वो मूल अधिकार के द्वारा ही संभव, इसलिए इसको क्या कहा गया? मूल अधिकार कहा गया। ठीक है। ठीक। जो मूल अधिकार है, आप लोग लिखना हो तो इसे लिख लीजिएगा, जो मैं बोला हूँ अभी, नहीं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मूल अधिकार का जो उद्देश्य है वो पूर्णतः उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उसकी प्राप्ति करना है। राजनीतिक लोकतंत्र में जो आदर्श होते हैं उसकी उन्नति प्राप्त करना किसका है? मूल अधिकारों का। लेकिन जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वहाँ सामाजिक एवं आर्थिक वो आदर्श आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पास राजनीतिक आदर्श को प्राप्ति से संबंधित है मूल अधिकार। ठीक है। ठीक। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। मूल अधिकार इस वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6। लेकिन मूल जब संविधान बना था तब मूल अधिकार कितने थे? तब 7 थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में सातवां जो हमारा ये था मूल अधिकार था वो क्या कर दिया गया? उसे निरस्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार था, उसको हम देखेंगे कि कैसे निरस्त कर दिया गया, क्यों निरस्त किया गया, ऐसी क्या कठिनाई आ गई थी जिसके कारण उसे निरस्त करना पड़ा, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आखिर निरस्त किया गया तो वो कहाँ गया और किस भाग में सम्मिलित हुआ, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं मूल अधिकार के कितने भाग हैं। कितने भाग हैं? इसको 6 भागों में बांटा गया है। कितने भाग हैं? इसके 6 भागों में बांटा गया है। मूल अधिकार को कितने भागों में बांटा गया? 6। कौन कौन से हैं मूल अधिकार? कितने हैं हमारे वर्तमान में? 6। पहला कौन सा है? पहले लिखिए स्वतंत्र क्या? समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार। जो दूसरा है हमारा वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा तीसरा है, लिखिए आप लोग इसको लिखते जाइएगा, अनुच्छेद बी के समानता का अधिकार जो है वो है 14 से लेकर 18 तक। अभी हम लोग देखेंगे जो 12 से 35 तक था, तो 2 अनुच्छेद जो 12 और 13 उसके बारे में हम भी देखेंगे, 14 से 18 तक, और इसको 19 से लेकर 22 तक। ठीक है। आप लिखिए स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार वो कौन कौन से हैं? वो है 23 और 24 अनुच्छेद में है। चौथा जो है हमारा धार्मिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहिए। धार्मिक
स्वतंत्रता इसका है 25 से लेकर 28 तक, 25 से 28 तक। पांचवा जो हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा ये है संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार, ये है 29 और 30। जो हमारा छठा है, छठा में ही संपत्ति का अधिकार था, जो छठा ही था वो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन छठा जो हो गया संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया है, तो हम अभी इसको नहीं लिखेंगे, लास्ट में बता देंगे। जो छठा है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल केवल, इसमें आर्टिकल केवल 32 है, इसमें केवल आर्टिकल 32 रखा गया है। आप लोग सोच रहे होंगे 31 कहाँ गया, 31 भी शामिल है, 31 भी शामिल है। उसमें उसमें संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब उसको हटाकर उसमें कुछ दूसरी व्यवस्थाएं शामिल कर दी गई हैं। उसको हम अपवाद के जरिए हम देखेंगे कि उसमें क्या शामिल किया गया है, और संपत्ति के अधिकार को हम देखते हैं। तो ये 6 प्रकार के अधिकार हमारे संविधान में बढ़ती हैं। कौन है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हमारा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित का संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 29 से 30 था। 29 से 30 क्या है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संवैधानिक उपचार में केवल एक अनुच्छेद, वो क्या है? आर्टिकल 32। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति और के अधिकार को जो हमारा 7वां था, जो छठा था मतलब 7वां हो गया। 7वां हमारा संपत्ति का अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार, वो आर्टिकल किसमें था? आर्टिकल 31 में था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ। मोरारजी देसाई की सरकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में किया गया था, और इसको क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। उस समय जो सरकार थी वो मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। इसके बाद उन्होंने 77 में सरकार बनाई थी, 89 में सरकार उनकी गिर गई थी। 2 ही साल सरकार रही थी। 79 में गिर गई थी सरकार, 79 में गिर गई थी सरकार। ठीक है, तो ये संपत्ति के अधिकार उसी समय निरस्त कर दिया गया। ठीक, और इस संपत्ति के अधिकार में कहाँ शामिल कर दिया गया? यहाँ से हटाया गया तो कहाँ शामिल किया गया? आइए देखते हैं। भाग 12 में शामिल किया गया। इसको कहाँ शामिल किया गया? भाग 12 में शामिल कर दिया गया। भाग 12 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया। वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 300A या का कहें, 300A या का में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। यहाँ पास क्या किया गया? ये हम भाग 12 में है, इसको क्या बना दिया गया? मूल अधिकार की जगह पर विधिक अधिकार बना दिया गया। इसे क्या बनाया गया? मूल अधिकार के स्थान पर क्या बनाया गया? विधिक अधिकार। इसे क्या बनाया गया? मूल अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार। विधिक का मतलब होता है, विधि का मतलब होता है विधान, विधान का मतलब होता है कानून। तो ये कानूनी अधिकार बनाया गया। किसे? भाग 12।
यहाँ भी कानूनी अधिकार ही था। जब हम ये देखेंगे लास्ट में, जब हम जब मूल अधिकार पढ़ लेंगे तो लास्ट में संपत्ति के अधिकार को देखेंगे तो आर्टिकल 31 में था क्या और क्यों हटाया गया और उसमें क्या व्यवस्था थी, क्या इसे यहाँ पास संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं था, ये सब हम क्या देखेंगे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। ठीक, तो आगे देखें। कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं और ये सभी लोकतांत्रिक देश की जो विशेषता होती हैं, कुछ मूल अधिकार सभी लोगों को दिए रहते हैं, चाहे वो भारत वहाँ के नागरिक हों या ना हो। इसी प्रकार भारत भी लोकतंत्र है। भारत में भी कुछ जो अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार, वो सभी व्यक्ति को दिए गए हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हों या नहीं हो। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं और सभी लोकतांत्रिक सरकार ऐसी, ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही है कि कुछ व्यक्तियों को दिए गए हैं, कुछ व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को दिए गए, कुछ नागरिकों को दिए गए। ये सभी लोकतांत्रिक देश में, अमेरिका में भी, हर जगह भी जहाँ पास लोकतांत्रिक देश है वहाँ पास ये व्यवस्था की जाती है कि कुछ अधिकार क्या दिया जाता है, हम दे देते हैं नागरिकों को और कुछ अधिकार दे देते हैं सभी व्यक्तियों को। समानता नागरिकों का अधिकार उच्च रखा जाता है। जिसमें भी विशेष प्रावधान किया जाएगा उसे नागरिकों को अवश्य दी जाएगी। अब कोई सरकार क्यों चाहेगा या कोई भी देश ऐसा क्यों चाहेगा कि विदेशों को कुछ विशेष प्रावधान दिए जाए, विदेशी व्यक्तियों को कुछ विशेष प्रावधान दिए जाएं, अपने भारत के व्यक्तियों या अपने देश के व्यक्तियों को न दिया जाए। इसलिए जितने भी विशेष प्रावधान होंगे वो केवल और केवल वहाँ के नागरिकों के लिए होते हैं, ना कि किसी व्यक्तियों के लिए। इस कारणवश कुछ अधिकार भारत में भी जो मूल अधिकार हैं व्यक्तियों को प्राप्त है और कुछ अधिकार नागरिकों को। व्यक्तियों में दोनों आते हैं, नागरिक भी आ जाते हैं और विदेशी भी आ जाते हैं, लेकिन नागरिक में तो केवल और केवल नागरिक ही होता है। नागरिक के बारे में हम जब पढ़ेंगे, भाग दूसरा पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे 5 से 11 देखेंगे और इसके बाद जो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया उसके बारे में हम लोग वहाँ देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो कौन कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, कौन कौन से विदेशी व्यक्तियों को, उसको पहले देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पास नागरिक और इधर विदेशी, ये हो गए नागरिक विदेशी। तो कुछ अधिकार नागरिक को मिले और कुछ नागरिक को तो सभी मिले हैं, लेकिन विदेशों में नागरिक अपेक्षा कम अधिकार दिए गए। तो इसे क्यों, कौन से अधिकार, जितने 12 से 35 तक, 12 से 35 तक सारे अधिकार किनके पास हैं, नागरिकों के पास। जो समानता 35 नहीं है, 32 हैं, 3 लास्ट में जो 33, 34, 35 हैं वो कुछ अलग प्रावधान करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ये मूल अधिकार से ही संबंधित है लेकिन प्रावधान थोड़ा अलग है। और इसमें अगर देखेंगे तो हमारा कौन कौन से, हमारा जैसे 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हो गया और 32, ये सभी किसको प्राप्त है, विदेशी को। यहाँ जैसे 14 नहीं प्राप्त है, 15 हो गया, 14 इनको 14 प्राप्त है। ठीक है, 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 32, ये सभी किसको प्राप्त है, विदेशियों को। और जो इसमें कटौती की गई वो कौन सा है, 14 में विशेष प्रावधान किया गया, अभी हम लोग देखेंगे, और 16 में भी विशेष प्रावधान किया गया। इसी प्रकार 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। उसी प्रकार 28 और 29 और 30 में 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। 29 समानता सभी लोगों के लिए है, 30 अल्पसंख्यकों के लिए है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए या उनको विशेष प्रावधान देने के लिए अनुच्छेद 29 और 30 है। इस कारणवश वो केवल और केवल कहाँ के, भारत के जो नागरिक हैं उन्हें ही प्राप्त है। ठीक है, ठीक।
आइए हम लोग अब समानता का अधिकार देखते हैं। समानता के अधिकार देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 12 और 13 में क्या लिखा गया। इसके बाद हम समानता के अधिकार के बारे में आगे देखेंगे कि क्योंकि हमने देखा कि समानता का जो अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक है, लेकिन मूल अधिकार शुरू कहाँ से होता है? 12 से लेकर 35 तक। तो 12 और 13 में ऐसी क्या व्यवस्था है जो समानता के अधिकार से पहले हैं, तो हम उसको पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। अब अनुच्छेद शुरू करते हैं। कौन सा? आर्टिकल अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया आप लोग लिखेंगे, ठीक है। राज्य की परिभाषा दी गई। क्या कहेंगे इसमें? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा दी गई, ठीक है। राज्य की परिभाषा का मतलब कि राज्य आखिर होता क्या। हम लोग जब संविधान पढ़ेंगे, जब संविधान में या आप संविधान की कोई बुक पढ़े होंगे तो वहाँ पास राज्य शब्द मिलता होगा। राष्ट्र शब्द बहुत कम ही मिलता होगा। ज़्यादातर बुकों में राज्य शब्द ही विस्तृत किया गया है। तो राज्य शब्द या आप संविधान पढ़ते होंगे या पॉलिटी पढ़ते होंगे, राजनीतिक विज्ञान, तो उसमें समानता राज्य शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो ये राज्य शब्द है क्या, इसके बारे में अनुच्छेद 12 में बताया गया है। तो ये राज्य क्या है, आइए देखते हैं। राज्य शब्द में शामिल किया गया है, ए में शामिल किया गया है, आप लिखते जाइए। संघ सरकार, इसमें संघ सरकार शामिल है और इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, ठीक है। राष्ट्रपति, विधानमंडल जिसे संसद कहते हैं, संसद शामिल है। संघ सरकार, राष्ट्रपति, संसद। बी में हम राज्य सरकार शामिल है। इसके बाद राष्ट्रपति के स्थान पर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, और संसद के स्थान पर विधान मंडल हो गया। कि जहाँ भी राज्य शब्द आएगा वहाँ पास क्या होगा? संघ सरकार होगी, राष्ट्रपति होगा या तो संसद होगा, राज्य सरकार होगी, राज्यपाल होगा या तो विधानमंडल। तीसरे में लिखिए, तीसरे में होगा या तो जैसे क्या हो जाएगा, कुछ स्थानीय निकाय हो गया, जैसे नगर पालिका, पंचायत, नगर पालिका, पंचायत हो गया, अधिकरण हो गया, इसी के अंतर्गत आते हैं। अधिकरण भी इसी के अंतर्गत, स्थानीय निकाय जितने भी स्थानीय निकाय होंगे वो क्या होंगे? सी में आते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसे भी संस्थाएं हैं, देखिए डी में क्या लिखा गया है, कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो राज्य के अंतर्गत कार्य करती हैं। जैसे कुछ जो संवैधानिक नहीं है लेकिन उसे बनाई गठित की गई हैं। जैसे जो संविधान में वर्णित नहीं है लेकिन बाद में उसका व्यवस्था की गई, विधि के अनुसार क्या की गई, उसकी व्यवस्था की गई। जैसे आप देखेंगे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। दूसरा भारतीय जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा निगम हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे सेल है, सेल SAIL, सेल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। जैसे एम्स हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, ये सभी क्या होते हैं, बतौर राज्य क्या होंगे, ये राज्य के अधीन आएंगे। तो राज्य की परिभाषा में ये सभी आएंगे, ठीक है। इसमें एक व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे चलते हुए, जब ये परिभाषा दी जा रही थी तो इतना दे दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा देखा कि कुछ संस्थाएं हैं जो राज्य के अंतर्गत नहीं आती हैं परंतु वो राज्य के अधीन कार्य करती हैं। कुछ संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कुछ ऐसी संस्थाएं अवश्य हैं जो राज्य के अंतर्गत नहीं आती लेकिन वो राज्य के अधीन कार्य करती हैं। तो ऐसी संस्थाओं को भी क्या कर दिया गया, राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि ऐसी संस्थाएं जो बतौर राज्य संस्था के रूप में कार्य करेंगी, जो बतौर राज्य के सरकार के अधीन कार्य करेंगे, वो किस में आएंगी, वो भी राज्य की परिभाषा में आएंगी। ठीक है, ये राज्य का मतलब अभी हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं, लेकिन ज्यादातर जितने मूल अधिकार हैं वो किसके प्राप्त हैं, राज्य के विरुद्ध। तो जैसे ही राज्य शब्द आएगा तो वो किसके विरुद्ध होगा, न केवल संघ सरकार बल्कि राज्य सरकार, नगर पालिका, पंचायत, LIC, ONGC किसी के भी विरुद्ध हो सकता है। ठीक है, ठीक, ये हुआ हमारा अनुच्छेद 12। आप लोग विश्वास रखिएगा कि जितना भी एक आर्टिकल में जितना भी मैं बताऊंगा वो समानता पूरा कंप्लीट ही होगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, वो कंप्लीट अनुच्छेद ही होगा जितना भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत रहिएगा, जितना बताया जाए उतना लिखते जाइएगा तो वो सब सही होगा। ठीक, आप लोग अब अनुच्छेद 13 देखेंगे। अनुच्छेद 13 क्या है, आइए देखते हैं। आर्टिकल 13 में क्या गया है, आर्टिकल 13 में क्या कहा गया उसको थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 13 में व्यवस्था क्या की गई है, विधि की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई थी, राज्य की परिभाषा, उसके अधीन क्या क्या संस्थाएं आई हैं, राज्य सरकार, जो राज्य सरकार, संघ सरकार, उसके बाद जो नगर पालिका है, इसके बाद जो संस्थाएं हो गई, LIC हो गया, ये सारी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आए। इसमें क्या कहा गया कि विधि की परिभाषा क्या है, इसमें क्या कहा गया कि विधि की परिभाषा क्या है, तो विधि की परिभाषा के इसके बारे में अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया, विधि की परिभाषा पर बताया गया है, विधि की परिभाषा का व्याख्या की गई है। तो क्या दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि कौन कौन सी विधि अनुच्छेद 13 में आएंगी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 13 को भाग में डिवाइड कर दिया गया, तो हम लोग अनुच्छेद 13 के फर्स्ट को देखेंगे। आप लोग इस तरह केवल लिखिएगा, याद नहीं करिएगा, क्योंकि अनुच्छेद जो 13 है केवल अनुच्छेद 13 के बारे में हमेशा पूछा जाएगा, ना कि अनुच्छेद फर्स्ट में क्या लिखा है, अनुच्छेद सेकंड में क्या लिखा है, अनुच्छेद 13 फर्स्ट में क्या, अनुच्छेद 13 सेकंड में क्या, 13 थर्ड में क्या, ये सब नहीं पूछा जाएगा। केवल अनुच्छेद 13 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन वो समानता याद नहीं करना कि अनुच्छेद 13 में क्या वर्णित किया गया, केवल इतना मालूम होना चाहिए। ठीक है, आइए अनुच्छेद 13 फर्स्ट में क्या कहा गया है, 13 जो फर्स्ट में वर्णित किया गया है, इसमें क्या कहा गया है, आप लोग लिखिएगा, इसमें क्या गया, पूर्व संवैधानिक विधियां, पूर्व संवैधानिक विधियां, पूर्व संवैधानिक विधियां, पूर्व संवैधानिक विधियां को किसमें शामिल किया गया है, ये अनुच्छेद 13 फर्स्ट में पूर्व संवैधानिक विधियां। पूर्व संवैधानिक विधियां होती क्या है, पूर्व संवैधानिक विधियां ऐसी संवैधानिक विधियां जो संविधान लागू होने से पहले लागू थी। फिर से, पूर्व संवैधानिक विधियां क्या होती हैं, ऐसी संवैधानिक विधियां जो संविधान लागू होने से पहले लागू थी। जैसे हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को, पूर्णतः कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो इससे पहले जो भी हमारी विधियां चल रही थी, जिसे मान्य घोषित किया गया था और बाद में किसमें शामिल कर दिया गया, हमारे संविधान में शामिल कर दिया गया, तो ऐसी सारी विधि क्या कहलाई, पूर्व संवैधानिक विधियां। तो इसमें क्या वर्णित किया गया, 13 फर्स्ट में, आप लोग लिखिए, 13 फर्स्ट में यह बताया गया, आप लोग लिखना है, आप लोग को क्या लिखना है कि 13 फर्स्ट में यह बताया गया कि ऐसी संवैधानिक विधियां जो संविधान लागू होने से पूर्व लागू थी और जो संविधान में वर्णित कर दी गई, उन्हें क्या कहा गया, पूर्व संवैधानिक विधियां कहा गया। ठीक है, आगे ये पैराग्राफ छोड़ के कि
संवैधानिक विधियां एवं मूल अधिकार में यदि अंतर विरोध उत्पन्न हो जाता है। संवैधानिक विधियां इसे में लिखेंगे संवैधानिक, ये पूर्व संवैधानिक विधियां एवं मूल अधिकार में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो जाता है, अंतर विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उस अवस्था में पूर्व संवैधानिक विधियां निरस्त कर दी जाएंगी। केवल और केवल क्या प्रभावी रहेगा, मूल अधिकार प्रभावी रहेगा। ये किसमें कहा गया है, 13 में कहा गया है। आप लोग अगर ज़्यादा आवाज़ जल्दी जल्दी लग रही हो तो आप लोग रोक कर फिर लिखिएगा, ठीक है। ठीक, अनुच्छेद ये 13 में इतना कहा गया। 13 में क्या कहा गया, 13 में क्या कहा गया, वो तो हो गया पूर्व संवैधानिक विधियां हो गई। 13 में जब भी कहा गया कि ऐसी कोई भी विधि, आप लोग लिखिए यहाँ से, ऐसी कोई भी विधि जो, यहाँ से लिखना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है या उसका कोई भी भाग जो मूल अधिकारों से के विरुद्ध है, उतना भाग या पूरी विधि जितना मूल अधिकारों के विरुद्ध है वो क्या हो जाएगा, निरस्त घोषित कर दिया जाएगा। फिर से आप लिखिए, ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है या उस ऐसी विधि का कोई भी भाग, ऐसी विधि का कोई भी भाग जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है वो निरस्त घोषित कर दिया जाएगा। और उस अवस्था में क्या होगा, मूल अधिकार उसमें भी प्रभावी होगा। कोई भी विधि का मतलब कोई भी विधि जो संसद बनाती है, कोई भी विधि बनाई जो मूल अधिकारों के साथ विरोध उत्पन्न करती है, मतलब उसके साथ मेल नहीं खाती है, तो वो क्या होगा, वो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। या उसका कोई भी भाग, मान लेते हैं कोई विधि बनाई गई बहुत बड़ी है लेकिन उसका कुछ पार्ट क्या हो गए हैं, सारे पार्ट नहीं लेकिन उसके कुछ भाग मूल अधिकारों से विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो सारी विधि नहीं निरस्त होगी लेकिन उसका उतना भाग जो विरोध उत्पन्न कर रहा है उतना क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें कहा गया अनुच्छेद 13 में ये व्यवस्था की गई, 13 में की गई है, ठीक है। आगे लिखिए, अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 13 में क्या गया, आप लोग लिखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, कुछ प्रावधान कर दिए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं कि कोई, आप लोग इसे लिखेंगे, इसे लिखना है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी कोई भी अध्यादेश, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी कोई भी अध्यादेश, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट में आप लिखें अध्यादेश, लिखें अध्यादेश का मतलब ये अध्यादेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी कोई भी अध्यादेश, ठीक है। दूसरे में क्या लिखेंगे, फर्स्ट हो गया ये अध्यादेश, दूसरे में हो गया कोई भी संसद द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम। तीसरे में आप लोग क्या लिखेंगे कि कोई भी नोटिस आए, कोई भी नोटिस, लिखते जाइए, कोई भी नोटिस हो जाए, रूल होगा, रेगुलेशन हो जाए, वो तीसरे में शामिल करिए। और चौथे में शामिल करिए कस्टम, प्रथा को शामिल करिएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी, ये सभी क्या आएंगे, विधि के अंतर्गत आएंगी। इनमें से कोई भी या अध्यादेश या एक्ट या प्रथा, कोई भी जो मूल अधिकार से क्या असंगत होगा उसे क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। क्या क्या कौन कौन से, इसमें 13 में क्या किया गया, कोई भी अध्यादेश हो जाए, कोई भी एक्ट हो जाए, कोई भी रूल होगा, रेगुलेशन हो जाए, नोटिस हो जाए, नीचे क्या है कस्टम, इनमें से कोई भी जो मूल अधिकारों से असंगत है वो क्या हो जाएगा, असंवैधानिक घोषित हो जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था किसमें की गई है, 13 में की गई है, ठीक है। हम लोग 13 13 और 13 के बारे में देखें, ठीक है। तो आज ये केवल नॉर्मल था, अभी हम लोग अनुच्छेद, अभी हम लोग समानता के अधिकार पर पहुंचे भी नहीं, अधिकार पर पहुंचे नहीं है, केवल 12 और 13 के बारे में समझाना था। आज केवल मूल अधिकार शुरू किया गया था, तो आप लोग विश्वास रखिए मूल अधिकार में जितना ही पढ़ाया जाएगा वो पूर्णतः कंप्लीट होगा। जितना पढ़ाया जाएगा केवल उतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये आज केवल मूल अधिकारों में जानकारी थी, इसके बारे में हम कल
हम लोग पढ़ेंगे समानता के अधिकार से। इसके आगे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार शुरू होता है, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और वहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे जितना बोला हूँ आप लोग लिख लीजिएगा। लिखने के बाद कल से पूरी कक्षा चलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं एक दिन में सारे अनुच्छेद न बताऊं, जैसे समानता के अधिकार में अब समानता के अधिकार 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, 18 ये ना बताऊं, लेकिन ये संभवतः है कि जो भी अनुच्छेद बताऊंगा वो पूर्णतः कंप्लीट होगा। अब वो कंप्लीट का मतलब पूरा तरह कंप्लीट होगा। अगर अनुच्छेद 14 बताऊंगा तो वो पूरी तरह कंप्लीट होगा, अनुच्छेद 15 बताऊंगा तो वो पूरी तरह कंप्लीट होगा। न केवल अनुच्छेद में क्या लिखा है बल्कि कितने डिस्प्यूट हुए, उसके कितने विवाद हुए, कौन कौन से आरक्षण लागू हुए, कौन कौन से अपवाद हैं, कब कब शुरू हुआ। अनुच्छेद 15 और 16 तो बहुत विवाद में रहा है, उसमें आरक्षण भी लागू किया गया, तो वो तो बड़े है गया। तो एक एक अनुच्छेद लेके ही चलूंगा, लेकिन कंप्लीट जब से होगा। ठीक है, तो आप लोग आज इतना ही पढ़िएगा और इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा। ठीक।